आते ही गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, जाति सूचक शब्द मुझे प्रयोग करने लगा। ये व्यक्ति जो है दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो अगर हम उस कुर्सी पे बैठ नहीं सकते या हमारे अंदर काबिलियत नहीं, पर ऐसे तो बन जाओ कि उस कुर्सी को हिला सके। साथियों, जैसे कि हमारे जयकुश जी ने बताया, लाखन जी ने, कि एक एडवोकेट होते हुए भी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होते हुए भी, ये मनोवादी मानसिकता के व्यक्तियों के द्वारा इस तरीके के हमारे साथ कार्य किए जाते हैं कि हमारी गाड़ी, अच्छी गाड़ी होने पे इनके पेट में दर्द हो जाता है, और हम अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छा खान पीन हमारा, अच्छा रहन सहन अगर हो जाता है, तो इन मनोवादियों के पेट में दर्द हो जाता है कि ये व्यक्ति, दलित कम्युनिटी का व्यक्ति, इतना अच्छा, इतना समृद्ध हो कैसे गया। तो साथियों, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि आप कितना भी संघर्ष कर लो, ये संघर्ष था जीवन चलेगा। और ये मनोवादी व्यक्ति जो है, ये निरंतर अपना काम कर रहे हैं। आप अपने आस पड़ोस में भी अगर देखेंगे, एक मनोवादी व्यक्ति अपने काम को करने के लिए सुबह 5 बजे अपना घर छोड़ देता है, अपनी आरएसएस की शाखाएं लगाने के लिए। उसको कोई वहाँ से कोई तनख्वाह या कोई वेतन नहीं मिल रहा है, परंतु वो अपने काम को निरंतर करे जा रहे हैं। ऐसे ही ये घटना मेरे साथ हुई। ये 24 मई की 2025 की घटना है। कुछ कार्यवश में लेट नाइट घर पे आया और मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम था, मुझे मालूम था कि कम है और मैं पेट्रोल सुबह डलवा लूँगा। जैसे ही मैंने अगले दिन गाड़ी निकाली तो बीच रास्ते में मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। मैंने जैसे तैसे एक धक्का लगा करके उसको, गाड़ी को एक बड़े ही तरीके से, जिससे किसी को भी, व्यक्ति विशेष को कोई ऐसी परेशानी ना हो कि भाई ये गाड़ी हमारे पास में जो लग गई, हमारे घर के वहाँ लग गई है या किसी भी ऐसी जगह लग गई है जिससे हमें परेशानी हो रही है, वो काम भी नहीं मैंने किया। परंतु वो गाड़ी खड़ी होने के बाद जिस व्यक्ति के पास में वो गाड़ी मेरी खड़ी हुई थी, वो व्यक्ति को परेशानी हो गई कि भाई ये गाड़ी किसकी है। पहले तो उसने अपने आस पड़ोस में पूछा। बाकायदा जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, उस सोसाइटी में सबको पता होता है, गार्ड बैठे हैं वहाँ पे, गार्ड को पता है ये गाड़ी किसकी है, हर एक व्यक्ति को पता होती है ये बातें। परंतु उसने उठा करके 100 नंबर पे कंप्लेंट कर दी। 100 नंबर पे कंप्लेंट करने के बाद वो पुलिस का रवैया भी दलितों के साथ किस तरीके का, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पुलिस वाला मेरी डिटेल, कार की डिटेल निकलवाई होगी। उस दौरान उसको पता लगा होगा कि मेरा मूल एड्रेस जो एक वाल्मीकि कॉलोनी का, हरिजन बस्ती का है, वो पता लगने के बाद उसका बिहेवियर, उसका टॉकिंग सेंस या बात करने का तरीका मेरे प्रति किस तरीके का। हाँ भाई, सूरज बोल रहा है। मैं कहा भाई बात कर रहा हूँ सूरज, आप कौन बात कर रहे हो? तो इसी मैं उसको बोला, मैं कहा भाई कोई हमारा परिचित होगा तभी वो ऐसे करेंगे, या कोई मेरा बड़ा होगा। तो मैंने कहा भाई कौन बात कर रहे हो? कह रहा मैं थाने से बात कर रहा हूँ। मैं कहा तो थाने से बात कर रहे तो क्या बात करने का तरीका नहीं है? संविधान ये सिखाता है तुम्हें, पुलिस ये सिखाती, ये ट्रेनिंग मिलती है आपको किस तरीके से किसी व्यक्ति से बात करनी है, भारत के नागरिक से किस तरीके से बात करती है। कह रहे नहीं सर बताइए क्या। कह रहा वो आपकी गाड़ी खड़ी है। मैं कहा गाड़ी परेशान करी, मैं 2 मिनट में, 2 मिनट में हटा देता हूँ। मैं विदिन 1 मिनट का अगर समय अगर नोट करके चलेंगे तो 1 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। मैं देखता हूँ कि भाई मेरी गाड़ी के तो टायर पंचर है दोनों चारों, और उस व्यक्ति ने मेरी गाड़ी पे पोस्टर वगैरह कुछ ऐसे तरीके के लगा दिए। और जैसे ही मैं हटाने लगा, वो व्यक्ति मेरी बाट में खड़ा था कि भाई कब आए और कब मैं इसको प्रताड़ित करूं। जैसे ही मैं वहां पे पहुंचता हूं, उस व्यक्ति ने आते ही गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, जाति सूचक शब्द मुझे प्रयोग करने लगा। क्यों? क्योंकि उसको तो पता लग चुका था मेरी गाड़ी के नंबर से कि भाई ये व्यक्ति जो है दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अदरवाइज ऐसी घटना कभी भी, पार्किंग इशू ऐसा हमारे वहाँ कभी हुआ नहीं। मुझे भी वहाँ पे तकरीबन 8 से 9 साल हो गए रहते हुए, पर जो मेरे साथ हुआ वो तो निंदनीय था। वो लोग ये बिल्कुल ही अपने दिमाग में बिठा चुके थे कि ये तो दलित है, इसको हमें पता है इसका इलाज कैसे करना है। हमने फिर 100 नंबर पे भी कंप्लेंट की कि भाई पुलिस चाहता है। पुलिस के सामने भी वो व्यक्ति नहीं रुका।
और आपने वीडियो कई साथियों ने देखी भी होगी वो वीडियो के किस तरीके से वो हमारे महापुरुषों को या हमारी कम्युनिटी को कितनी तरीके से गाली दे रहा है। तब जाकर के हमने कंप्लेंट भी रजिस्टर करी, पर थाने में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां के एसएचओ कह रहे हैं कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। हमने तमाम संगठनों को आह्वान किया इस बारे में, और हमारे जयकुश लाखन जी, इनको भी हमने याद किया, इनको भी हमने बुलाया, और हमारे पूर्व न्यायाधीश माननीय संजीव कुमार जी, इनको घटना का पता लगा तो इनकी बड़ाई करना तो यही हो जाएगा कि हम सूरज को आईना दिखाने वाली बात करें, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। परंतु इन्होंने तत्काल उसको अपने तरीके से उसको परफॉर्म किया, जो भी लीगल एक्टिविटीज थी, लीगल कार्रवाई करनी थी, इन्होंने उसको किया निःशुल्क, रोड से लेके कोर्ट तक। जैसा कि ये कहते ही नहीं है, ये करते भी हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप ये चीजें आपको समझनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, अगर आप ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज को, अपने समाज को, अपने बहुजन साथियों को एकजुट कर रहा है और उनकी लड़ाई लड़ रहा है, तो आपको भी ये चीज देखनी चाहिए कि भाई उनका साथ दिया जाए। वो अकेले भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम ही उनके साथ नहीं देंगे। तो साथियों, इसी तरीके से आप भी इस चीज को समझें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानसिकता रखते हैं। आप बाबा साहिब कहते थे कि राजनीतिक चाबी वो मास्टर की है जिससे हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। आप मुझे एक बार बता दो कि मरे आदमी को जिंदा करने के अलावा कोई राजनीतिक अगर सत्ता हमारी है, तो ऐसा कोई काम हो जिसमें हम मरे हुए आदमी के अलावा कोई ऐसा काम नहीं है जो एक राजनेता नहीं कर सकता। बताओ, आप बताओ। तो अगर हम उस कुर्सी पे बैठ नहीं सकते या हमारे अंदर काबिलियत नहीं, पर ऐसे तो बन जाओ कि उस कुर्सी को हिला सके। तो साथियों, इसी के साथ मैं एक जोरदार जय भीम के नारे के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद साथी।